पठान और जाकिर की मौत के बाद रोहन का अगला टारगेट बिग बुल था। जिग्नेश ने उसे बताया कि एक शख्स है जो तुम्हें बिग बुल तक पहुंचा सकता है। कौन है वो? जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा। किंजल कपूर, जिग्नेश ने कहा। रोहन ने यह नाम पहली बार सुना था, इसलिए वो कंफ्यूज होकर जिग्नेश को देखने लगा। तभी जिग्नेश आगे बोला, किंजल कपूर मेरे नाइट क्लब अल्फा लाइफ के टॉप मेंबर्स में से है। उसका और बिग बुल का परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता है, इसलिए यदि तुमने उससे अच्छे रिलेशन बना लिए और काम की इंफॉर्मेशन निकलवा ली तो तुम बिग बुल तक पहुंच सकते हो। रोहन जिग्नेश की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। इस बारे में कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ऐसा है तो आप मुझे भी अपने नाइट क्लब का मेंबर बना दीजिए, फिर मैं किसी तरह उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। इस पर जिग्नेश बोला, काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन अल्फा लाइफ का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है। ये नाइट क्लब सिंगापुर के टॉप क्लास लोगों को ही मेंबरशिप देता है। इसके लिए सिर्फ मिलेनियर होना काफी नहीं है, बिलियनियर होना पड़ता है, या फिर यदि आप कोई फेमस सेलिब्रिटी हो तो भी क्लब की मेंबरशिप मिल सकती है। यही वजह है कि हमारे नाइट क्लब में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर फिल्म सेलिब्रिटीज तक सभी टॉप लेवल के लोग ही आते हैं। ये सुनकर रोहन फिर से सोच में पड़ गया और बोला, क्या आप खुद उस किंजल से बिग बुल की इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते? इस पर जिग्नेश ने गहरी सांस ली और बोला, कोई और होता तो मैं ये काम कब का कर लेता, लेकिन बिग बुल के साथ चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। यदि बिग बुल को जरा से भी भनक लगी कि मैं उसकी छानबीन कर रहा हूं तो उसे शक हो जाएगा, फिर चीजें मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए बिगड़ जाएंगी। इसके अलावा किंजल मेरे नाइट क्लब की मेंबर है और मैं उसके साथ बिग बुल से रिलेटेड बात करूंगा तो उसे भी अजीब लगेगा और वो भी शक करने लगेगी। और वैसे भी मैं अपने क्लब के टॉप मेंबर्स को नाराज नहीं कर सकता। ये सुनकर रोहन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया कि अब उस बिग बुल तक कैसे पहुंचा जाए। तभी जिग्नेश बोला, वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए और उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव आ गया। कैसा आइडिया, बताइए? रोहन बोला, तुम मेरे नाइट क्लब में जॉब करना स्टार्ट कर दो। वहां जॉब करते हुए तुम क्लब में आने वाले कई टॉप क्लास लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो, इंक्लूडिंग किंजल कपूर। जिग्नेश ने कहा। इस पर रोहन गंभीरता से विचार करने लगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रिया। रोहन सोचने लगा। इस पर जिग्नेश बोला, रिया की टेंशन तुम मत लो। जाकिर और पठान मर गए हैं, शाकाल रिया को मारेगा नहीं। अब बचा बिग बुल, तो उस तक तुम जितना जल्दी पहुंचो रिया के लिए उतना ही अच्छा है। और वैसे भी रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए चेतन और हितेश तो हैं ही। यदि कुछ इमरजेंसी हुई तो तुम भी जा सकते हो। तुम्हें छुट्टी भी आसानी से मिल जाएगी। आफ्टर ऑल ये नाइट क्लब मेरा ही तो है। जिग्नेश की ये बातें रोहन को समझ में आने लगी। वो नाइट क्लब ज्वाइन करने का मन बनाने लगा। ठीक है, मुझे इस बारे में एक बार रिया, हितेश और चेतन से बात करनी होगी, फिर मैं आपको अपना फाइनल जवाब दे दूंगा। रोहन बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। जिग्नेश बोला। तभी जिग्नेश की अडॉप्टेड डॉटर कोयल सूप लेकर आ गई। लीजिए पापा, और अगले एक हफ्ते तक सिर्फ गरम सूप ही पीना, सिगार को हाथ भी मत लगाना। कोयल ने सूप जिग्नेश के हाथ में देते हुए कहा। ओके बॉस, जिग्नेश हंसते हुए बोला। फिर उसने रोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, कोयल, इनसे मिलो। ये रोहन है, मेरा सबसे खास और सबसे भरोसेमंद आदमी। इस पर कोयल ने रोहन को आंखों ही आंखों में हेलो बोल दिया। रोहन ने भी ऐसा ही किया। तभी रोहन खड़ा हुआ और बोला, अच्छा जग्गू अंकल, अब मैं चलता हूं, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया और वो आहूजा के बंगले पर आ गया। रोहन ने बिग बुल तक पहुंचने के लिए जिग्नेश का नाइट क्लब ज्वाइन करने का मन लगभग बना लिया था।
लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना ये बड़ा फैसला रिया को कैसे बताए। वो उसके इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करेगी। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी रिया उसके कमरे में आ गई। जाकिर अंकल के फ्यूनरल के बाद तुम कहां गायब हो गए थे? रिया ने रोहन के पास आकर पूछा। एक्चुअली मैं किसी काम से चला गया था, रोहन ने जवाब दिया। तो हो गया वो काम? रिया ने पूछा। नहीं, अभी तो उसकी शुरुआत होगी, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारा भी सपोर्ट चाहिए। रोहन रिया की ओर देखकर बोला, ऑफ कोर्स, आई एम ऑलवेज विथ यू। बोलो, क्या सपोर्ट चाहिए? रिया ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। इस पर रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब एक न्यू जॉब स्टार्ट करने वाला हूं और उसके चलते तुम्हें 24 घंटे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर रिया को बड़ा शौक लगा। उसने रोहन का हाथ छोड़ दिया और वो चिढ़कर बोली, रोहन, क्या बोल रहे हो ये तुम? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? क्योंकि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं रिया, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूं, रोहन ने कहा। यह सुनकर रिया की आंखों से आंसू निकल आए और फिर वो गुस्सा होकर बोली, तो क्या तुम यूं ही मेरा साथ छोड़ दोगे, वो भी ऐसे समय में जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर रोहन ने रिया को शांत करते हुए कहा, रिया, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। ये न्यू जॉब भी तुम्हें फ्यूचर में परमानेंटली सेफ रखने के प्लान का एक हिस्सा है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, रिया कंफ्यूज होकर बोली। इस पर रोहन बोला, देखो, तुम्हारे पापा यानी मिस्टर आहूजा के कई दुश्मन हैं। उनमें से कुछ जैसे जाकिर, पठान मर गए हैं, वहीं कुछ जैसे शाकाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इन सभी में से एक दुश्मन ऐसा भी है जो सबसे खतरनाक है। उससे तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है और उसका नाम है बिग बुल। लेकिन क्या? रोहन की बात ध्यान से सुन रही रिया ने पूछा। इस पर रोहन बोला, लेकिन बिग बुल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अल्फा लाइफ नाम का नाइट क्लब। मुझे पता चला है कि इस क्लब की एक टॉप मेंबर है जिसके बिग बुल से अच्छे रिलेशन हैं। तो यदि मैं इस नाइट क्लब में जॉब करता हूं और इस मेंबर से नजदीकियां बढ़ाता हूं तो मैं बिग बुल तक पहुंच सकता हूं। रोहन की यह बात सुनकर रिया के सारे डाउट क्लियर हो गए। उसने इस बारे में सोचा और बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, रिया ने उदास होकर कहा। इस पर रोहन बोला, देखो, नाइट क्लब में रोटेशनल शिफ्ट चलती हैं, तो जब मेरी डे शिफ्ट होगी तब हम नाइट में मिल लेंगे, और जब नाइट शिफ्ट होगी तब डे में साथ होंगे। और रही बात तुम्हारी सेफ्टी की, तो मेरी गैर मौजूदगी में चेतन और हितेश तो हैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और जरूरत पड़ने पर मैं भी तुम्हारे बुलाते ही जॉब छोड़कर आ जाऊंगा। रोहन की ये बातें सुनकर रिया ने ना चाहते हुए भी हां बोल दिया। ठीक है, लेकिन तुम इस न्यू जॉब के चक्कर में मुझे भूल मत जाना। इतना कहकर रिया ने रोहन को गले लगा लिया। इससे रोहन थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। तभी हितेश और चेतन रूम में आ गए। जब उन्होंने रिया को रोहन के गले लगते देखा तो वो भी हैरान हो गए। उप्स, लगता है हम लोग गलत टाइम पर आ गए। इतना कहकर हितेश चेतन को लेकर वापस जाने लगा। तभी रिया ने रोहन को छोड़ दिया और वो शर्माने लगी। वहीं रोहन बोला, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, समझाओ हमें, हितेश ने रोहन को छेड़ते हुए कहा। फिर रोहन ने हितेश और चेतन को भी नाइट क्लब और बिग बुल वाला पूरा मैटर समझा दिया। डोंट वरी रोहन, तुम अपने प्लान पर फोकस करो, हम रिया को कुछ नहीं होने देंगे, चेतन बोला। हितेश ने भी चेतन का साथ देते हुए हां में अपनी गर्दन हिलाई। फिर रोहन ने रिया की ओर देखा। रिया ने भी नम आंखों से रोहन को आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। तभी रोहन ने जिग्नेश को कॉल किया। हेलो जग्गू अंकल, मैंने फैसला ले लिया है, मैं कल से अल्फा लाइफ ज्वाइन करूंगा। यह सुनकर जिग्नेश खुश हुआ और बोला, गुड, राइट डिसीजन। कल सुबह 11 बजे अल्फा लाइफ पहुंच जाओ। वहां पहुंचकर मेरी रिसेप्शन पर बात करवा देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर जिग्नेश ने कॉल कट कर दिया। अगले दिन
रोहन ने रिया को आहूजा कॉर्पोरेशन ड्रॉप कर दिया। चेतन और हितेश को भी वहीं छोड़ दिया ताकि वो रिया की सेफ्टी का ध्यान रखें। फिर रोहन सीधा जिग्नेश के बताए एड्रेस को फॉलो करता हुआ अल्फा लाइफ नाइट क्लब जा पहुंचा। ये एक 10 मंजिला आलीशान बिल्डिंग थी जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। वहीं इसका इंटीरियर इतना नायाब और सुंदर था जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। इस नाइट क्लब के गेट पर घुसते ही वहां मौजूद 2 गार्ड्स ने रोहन को रोक लिया, लेकिन जब उसने जिग्नेश का रेफरेंस दिया तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। रोहन सबसे पहले रिसेप्शन एरिया में गया, जहां उसे अनामिका नाम की 35 साल की एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट दिखी। रोहन ने उस रिसेप्शनिस्ट की जिग्नेश से फोन पर बात करवा दी, जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने रोहन को कुछ देर इंतजार करने को कहा। कुछ ही देर में वहां एक दुबला पतला आदमी आया और सोफे पर बैठे रोहन के पास आकर बोला, क्या आप ही मिस्टर रोहन हैं? यस, आई एम रोहन। रोहन ने हां में अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। मेरा नाम योगेश है, मैं इस अल्फा लाइफ नाइट क्लब का मैनेजर हूं। दुबले पतले शख्स ने रोहन के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। नाइस टू मीट यू मिस्टर योगेश। रोहन ने हाथ मिलाते हुए कहा, चलिए मैं आपको इस नाइट क्लब का एक शॉर्ट टूर करवा देता हूं, साथ ही यहाँ के कुछ रूल्स भी बता देता हूं, योगेश ने कहा। और फिर उसने रोहन को अपने पीछे आने का इशारा किया, जिस पर रोहन सोफे से खड़ा होकर योगेश के पीछे चल पड़ा। इस नाइट क्लब में टोटल 10 फ्लोर हैं। स्टार्टिंग के 2 फ्लोर रिसेप्शन, स्टाफ, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। 3rd और 4th फ्लोर को हम एंजॉयमेंट फ्लोर कहते हैं। यहाँ डिस्को, बार, कैसीनो और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अदर फैसिलिटीज हैं। 5th, 6th और 7th फ्लोर क्लब के नॉर्मल कैटेगरी के मेंबर्स का रेस्ट एरिया है, जहां कई प्राइवेट रूम्स भी हैं। 8th और 9th फ्लोर पर सिर्फ क्लब के टॉप 10 मेंबर्स को ही जाने की परमिशन है। ये पूरी बिल्डिंग के सबसे लग्जूरियस फ्लोर्स हैं और यहाँ हम टॉप लेवल की सर्विस देते हैं। इतना कहकर योगेश चुप हो गया। तभी रोहन बीच में बोला, और 10th फ्लोर? इस पर योगेश ने रोहन को घूरा और कहा, उसके बारे में फिलहाल तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर योगेश ने रोहन को एक एक करके सारे फ्लोर्स घुमा दिए। फिर वो रोहन को पार्किंग एरिया दिखाने के लिए नीचे ले आया। अरे हाँ, मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स बताना तो भूल ही गया, योगेश बोला। इस पर रोहन अपने कान खड़े करके ध्यान से सुनने लगा। तभी योगेश ने कहा, वैसे इस क्लब का सिर्फ एक ही रूल है जो तुम्हें हर हाल में फॉलो करना है। यहाँ के टॉप 10 मेंबर्स की किसी भी बात को कभी मना मत करना। वो जो बोलें, जैसा बोलें वैसा करना। भूल कर भी उन्हें नाराज मत करना। और यदि वो नाराज हो गए तो? रोहन ने पूछा। उम्मीद करो वो दिन तुम्हें कभी देखना ना पड़े। योगेश ने इतना ही कहा था कि उसका फोन बजने लगा। ऐसे में वो रोहन से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। उधर रोहन पार्किंग एरिया में इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक से एक कार स्पीड से आई और उसने रोहन को टक्कर मार दी। हालांकि रोहन बाल बाल बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। वहीं वो कार बेकाबू होकर पार्किंग एरिया के खंबे से जा टकराई। तभी उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की गुस्से से तिलमिलाती हुई बाहर निकली। तुम अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? और ये कोई गार्डन है क्या जो बीच पार्किंग में टहल रहे हो? इस पर जमीन पर गिरा रोहन अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ और बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन रफ ड्राइविंग तो आप कर रही थी। आपको पार्किंग एरिया में इतनी स्पीड से ड्राइव नहीं करना चाहिए। यह सुनकर उस लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाते हो? उधर ये शोर शराबा सुनकर फोन पर बात कर रहा योगेश दौड़ते हुए आया और उस लड़की से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, माफ करना मिस किंजल, ये नया है, इसने आज ही ज्वाइन किया है। फिर योगेश धीरे से रोहन का अल्फा लाइफ नाइट क्लब में आज पहला दिन था और पहले दिन ही उसने क्लब की टॉप 10 मेंबर्स में से एक किंजल कपूर को नाराज कर दिया था। ये वही किंजल थी जिसके जरिए रोहन बिग बुल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अभी तो वो किंजल के गुस्से को झेल रहा था। ये कैसे आदमी को तुमने रखा है जिसे ना ठीक से चलना आता है
और ना ही बात करना। किंजल ने रोहन पर भड़कते हुए क्लब के मैनेजर योगेश से कहा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं मिस किंजल। रोहन को आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। ये यहाँ के रूल्स नहीं जानता। इसने तो अभी ऑफिशियली ज्वाइन भी नहीं किया है। मैं इसे सब समझा दूंगा, योगेश ने किंजल को मनाते हुए कहा। फिर उसने पास खड़े रोहन को इशारा किया कि वो भी माफी मांग ले। वैसे तो रोहन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो बिग बुल तक ले जाने वाली किंजल को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रोहन के मुंह से सॉरी सुनते ही किंजल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसकी नजर पार्किंग एरिया के खंभे से टकराई अपनी गाड़ी पर गई। इस टक्कर की वजह से कार की एक फ्रंट हेडलाइट टूट गई थी। उसे देखकर किंजल का दिमाग फिर खराब हुआ। तभी वो रोहन की ओर देखकर बोली, तुम्हारी वजह से मेरी कार की हेडलाइट टूट गई। गलती तुमने की है, तो इसे सुधारोगे भी तुम ही। इतना कहकर किंजल ने अपनी कार की चाबी रोहन के हाथ में थमा दी और बोली, जाओ जल्दी से इसकी हेडलाइट ठीक करवा कर लाओ। ये देखकर रोहन किंजल का मुंह ताकने लगा। वो अभी अभी तो नाइट क्लब में आया था और अब उसे इस फालतू से काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन वो पहले से गुस्से में खड़ी किंजल के दिमाग का पारा और नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के किंजल की कार लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रोहन किंजल की गाड़ी लेकर एक गैराज में पहुंचा, जहां उसे कार की हेडलाइट बदलवाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। तभी रोहन का मोबाइल बजा। हेलो, कौन? रोहन ने कॉल उठाते हुए पूछा। वही जिसकी गाड़ी की हेडलाइट तुमने तोड़ दी। सामने से आवाज आई। मिस किंजल आप? रोहन हैरान होकर बोला। हाँ मैं। गाड़ी का काम हुआ? किंजल ने रूडली पूछा। अभी थोड़ा समय और लग सकता है। वो आपकी कार का मॉडल एक्सपेंसिव और रेयर है, तो न्यू हेडलाइट अरेंज करने में मैकेनिक को टाइम लग रहा है, रोहन ने जवाब दिया। यह सुनकर किंजल और भड़क गई। क्या टाइम लगेगा? लेकिन मुझे अपने भांजे को पिक करने स्कूल भी जाना था। एक काम करो, जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाए तुम ISS इंटरनेशनल स्कूल से मेरे भांजे ध्रुव कपूर को पिक कर लेना। वो गाड़ी अच्छे से पहचानता है। वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब रोहन कुछ और कहता, उसके पहले ही किंजल ने फोन कट कर दिया। रोहन अभी एक मुसीबत से बाहर निकला ही था कि किंजल ने उसे दूसरी मुसीबत में डाल दिया। खैर, रोहन का आज जॉब का फर्स्ट डे था और वो किंजल जैसे टॉप मेंबर को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए गाड़ी ठीक करवाने के बाद वो ISS इंटरनेशनल स्कूल पहुंच गया। वहां रोहन ने स्कूल के गेट के बाहर गाड़ी पार्क कर दी और किंजल के भांजे के आने का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद स्कूल की बेल बजी और सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर आकर घर को जाने लगे। तभी एक 12 साल का गोल चेहरे वाला मोटा बच्चा रोहन की कार के पास आकर खड़ा हो गया। फिर वो रोहन को घूरते हुए बोला, मेरी किंजल मौसी कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? ये सुनकर रोहन कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, तुम्हारी किंजल मौसी ने तुम्हें पिक करने के लिए मुझे भेजा है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन मैं कैसे मान लूं तुम्हें मेरी मौसी ने ही भेजा है? ये भी तो हो सकता है कि तुमने उनकी गाड़ी चुराई हो और मुझे किडनैप करने आए हो। बच्चे ने रोहन को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा। इस पर रोहन ने अपना माथा पकड़ लिया और चिढ़कर बोला, देखो बच्चे, ध्रुव यही नाम है ना तुम्हारा? मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। यदि तुम्हें मुझ पर शक है तो अपनी मौसी को कॉल लगाकर पूछ लो। रोहन अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी स्कूल के 3 उद्यमी बच्चे आए और कार के पास खड़े ध्रुव को देखकर बोले, ओए ध्रुव के बच्चे, कहाँ जा रहा है डरपोक? दम है तो कैंटीन के पीछे मिल, तुझसे कुछ हिसाब चुकता करना है। हाँ तो चलो, डरता नहीं हूं मैं तुमसे। ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा और कार के अंदर बैठने के बजाय उनके पीछे चला गया। अरे ओ बच्चे, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कार में बैठो। रोहन ने आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव ने उसे अनसुना कर दिया और उन 3 उद्यमी बच्चों के पीछे जाते हुए रोहन की नजरों से ओझल हो गया। अरे यार, ये किस मुसीबत में फंस गया? रोहन चिढ़कर बोला
और वो फिर कार से बाहर निकलकर ध्रुव को वापस लाने चला गया। जब रोहन स्कूल की कैंटीन के पीछे गया तो उसने देखा कि ध्रुव के 3 क्लासमेट्स उसे धमका रहे थे। क्यों बे ध्रुव, इन दिनों तू बहुत बातें कर रहा है निकिता से? 3 बच्चों में से बीच में खड़ा लंबा बच्चा ध्रुव को धमकाते हुए बोला। हाँ तो तुझे क्यों जलन हो रही है? करता हूं मैं निकिता से बातें, अच्छी लगती है वो मुझे। ध्रुव ने बिना डरे जवाब दिया। उधर थोड़ी दूर खड़े रोहन ने बच्चों के इस मैटर के बीच में आना सही नहीं समझा और दूर खड़े होकर उनकी बातचीत निपटने का इंतजार करने लगा। तभी उस लंबे बच्चे ने ध्रुव का कॉलर पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए कहा, निकिता को अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि उसे मैं भी चाहता हूं। इस पर ध्रुव ने कहा, निकिता मेरे दिमाग और दिल दोनों में बस चुकी है, बेहतर होगा तू उसे भूल जा, वरना। ध्रुव अपना कॉलर पकड़े उस बच्चे को धमकी दे ही रहा था कि तभी उस लंबे बच्चे का एक जोरदार पंच आया और सीधा ध्रुव की आंख पर लगा। इससे ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा। फिर पीछे खड़े बाकी 2 बच्चे भी मैदान में कूद पड़े और ध्रुव के 3 क्लासमेट्स उसकी पिटाई करने लगे। बोल, अब मिलेगा निकिता से? लंबे बच्चे ने ध्रुव के फेस पर पंच मारते हुए कहा। हाँ मिलूंगा। ध्रुव ने मार खाने के बाद भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। उधर दूर खड़े तमाशा देख रहे रोहन से अब रहा नहीं गया। वो ध्रुव को मार रहे बच्चों के पास आया और बोला, चलो बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, अब भागो यहां से। ये सुनकर उन 3 बच्चों ने ध्रुव को मारना बंद कर दिया। फिर लंबा बच्चा रोहन को घूरते हुए बोला, अरे अंकल, जाओ ना अपना काम करो, वरना इसके साथ आप भी पिट जाओगे। इस पर रोहन की हंसी छूट गई, जिसे देखकर उस लंबे बच्चे को गुस्सा आया और वो रोहन को मारने दौड़ा। लेकिन रोहन एक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता था। ऐसे में उसने हमला करने के बजाय बच्चे के वार से बचना ही सही समझा और बिजली सी तेज रफ्तार से वहां से हट गया। अब बाकी 2 बच्चों ने भी उस लंबे बच्चे का साथ देते हुए रोहन पर हमला बोल दिया। ये 3 बच्चे एक साथ रोहन को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोहन बड़ी ही आसानी से उन बच्चों के हर वार से बच रहा था। कभी वो नीचे झुक जाता तो कभी हवा में उछल जाता। ऐसा करते हुए वो बोर भी हो रहा था और उबासी लेने लगा, जैसे उसके लिए ये हमला बहुत ही मामूली सी चीज हो। करीब 15 मिनट की नाकाम कोशिश के बाद वो 3 बच्चे बुरी तरह से थक गए। रोहन को मारना तो दूर, वो उसे टच तक नहीं कर पाए थे। आखिर उन सभी ने हार मान ली और थक कर हांफते हुए जमीन पर लेट गए। उधर ये पूरा नजारा देख रहा ध्रुव रोहन के इस स्किल से बड़ा इंप्रेस हो गया। तभी रोहन ने ध्रुव को अपने साथ चलने का इशारा किया। फिर दोनों कार में बैठ गए। अब रोहन कार ड्राइव करके ध्रुव को अल्फा लाइफ नाइट क्लब में मौजूद उसकी मौसी किंजल के पास ले जा रहा था। उसकी निगाहें रोड पर जमी थी, जबकि उसके बगल में बैठा ध्रुव रोहन को घूरे जा रहा था। रोहन ने ये बात नोटिस कर ली और ऑकवर्ड फील करते हुए पूछा, क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? तुम मेरी मौसी के ड्राइवर तो नहीं लगते, कम से कम तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स देखकर तो ऐसा नहीं लगता। और वैसे भी मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, तो कौन हो तुम? ध्रुव ने रोहन पर शक करते हुए पूछा, जिस पर रोहन बोला, मैं अल्फा लाइफ नाइट क्लब का एक एम्प्लॉय हूं। तुम्हारी मौसी किसी काम में बिजी थी, तो उन्होंने मुझे तुम्हें लाने को भेज दिया। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि ध्रुव की हुई पिटाई की वजह से उसकी आंख सूजकर लाल पड़ गई थी। तुम्हारी आंख का तो बुरा हाल हो रखा है, तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने पूछा। इस पर ध्रुव बोला, हाँ, लेकिन तुम मेरी मौसी को स्कूल में हुई फाइट के बारे में कुछ नहीं बताओगे। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? रोहन ने पूछा। क्योंकि मैंने कहा है, और यदि तुमने सच कहा तो मैं बोल दूंगा कि ये सब तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी। फिर मेरी मौसी तुम्हें जॉब से निकलवा देगी। ध्रुव ने धमकी देते हुए कहा। एक 12 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी धमकी सुनकर रोहन हैरान रह गया। उसने ध्रुव को देखा और कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मौसी को स्कूल की कैंटीन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा दूंगा और फिर उन्हें भी पता चल जाएगा
कि तुम कितने बड़े झूठे हो और स्कूल में तुम्हारा क्या मैटर चल रहा है। रोहन की ये बात सुनते ही ध्रुव ने अपनी टोन सॉफ्ट कर ली और बोला, यार तुम तो मजाक भी नहीं समझते। वैसे तुम वहां जिस तरह उन तीनों से लड़े वो कमाल था। क्या तुम मुझे भी कुछ मूव सिखा सकते हो? फिर मैं भी उन तीनों की धुलाई कर दूंगा। इस पर रोहन बोला, तुम उसे फाइट कहते हो? वो तो मेरा वार्म अप भी नहीं था। रोहन की ये बात सुनकर ध्रुव और भी इंप्रेस हो गया और बोला, यार सिखा दो ना मुझे भी कुछ। बदले में मैं तुम्हारी अपनी मौसी से सेटिंग करवा दूंगा। एक 12 साल के बच्चे का ऐसा ऑफर सुनकर रोहन दंग रह गया। फिर उसने ध्रुव को ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो कि आजकल के बच्चे कितने एडवांस हो गए हैं। तभी ध्रुव दोबारा बोला, लगता है तुमने मेरी मौसी को ध्यान से नहीं देखा है। वो बहुत खूबसूरत है। जहां भी जाती है मर्द उन्हें घूरते रहते हैं। कोई उन पर लाइन मारता है तो कोई उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती है। बड़ी सख्त है, लेकिन मेरी बदौलत वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। ध्रुव ने रोहन को लालच दिया, जिसका रोहन पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, वो बिग बुल तक पहुंचने के लिए किंजल से मेल जोल बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये बेवकूफ बच्चा ये जो खिचड़ी पकाना चाह रहा था उसमें रोहन को 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ही देर में रोहन ध्रुव को लेकर अल्फा लाइफ नाइट क्लब ले आया। यहाँ रिसेप्शन एरिया में कुछ देर बैठने के बाद किंजल वहां आ गई। उसने जैसे ही ध्रुव की सूजी हुई आंख देखी तो वो रोहन पर भड़क उठी। ये आदमी है या तूफान? पहले मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी और अब मेरे प्यारे भांजे की आंख फोड़ दी। रुको, मैं अभी तुम्हें जॉब से निकलवाती हूँ। अब रोहन इस पर अपनी सफाई देता, तभी ध्रुव बीच में आ गया और बोला, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है मौसी। वो तो मैं स्कूल की टेबल पर खड़ा होकर स्टंट दिखा रहा था और गिर गया। इतना कहते हुए ध्रुव ने रोहन को धीरे से आंख मारी, जिस पर रोहन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ध्रुव की बात सुनकर किंजल का गुस्सा शांत हुआ। उसने रोहन को इग्नोर किया और ध्रुव को लेकर जाने लगी। जाते जाते ध्रुव रोहन से फुसफुसाकर बोला, मेरा ऑफर अभी भी ओपन है, सोच कर बताना। बड़ा ही अजीब बच्चा है, रोहन ने खुद से कहा। तभी योगेश वहां आया और बोला, रोहन, क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रकाश तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर रोहन ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो योगेश के पीछे पीछे जाने लगा। इस दौरान दोनों 4th फ्लोर से होकर गुजरे, जहां एक बार और रेस्टोरेंट एरिया था। रोहन कैजुअली इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन ने देखा कि टेबल पर एक शख्स खाना खा रहा है। उसके गले में ब्लू स्टोन लॉकेट था। यह वही शख्स था जो रोहन को फीजी में दिखा था और जिसने ईथन के घर चोरी भी की थी। रोहन ने जैसे ही उस शख्स को अल्फा लाइफ नाइट क्लब में रोहन की जॉब का पहला दिन था। वो मैनेजर योगेश के साथ क्लब के प्रेसिडेंट प्रकाश मेहरा से मिलने जा रहा था, लेकिन तभी उसे ब्लू स्टोन लॉकेट वाला वो शख्स दिख गया जो लास्ट टाइम उसे फीजी में भी दिखा था। जब रोहन उस शख्स की ओर जाने लगा तो वो रोहन को देखकर वहां से भागने लगा। रोहन ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। ये देखकर उसके साथ खड़ा क्लब मैनेजर नाराज हो गया। रोहन, कहां जा रहे हो तुम? हमें मिस्टर मेहरा से मिलना है। इतना कहकर योगेश भी रोहन के पीछे जाने लगा। उधर रोहन उस शख्स को पकड़ने ही वाला था कि तभी वो लिफ्ट में चढ़ गया और उसने गेट बंद कर लिया। इस पर रोहन ने सीढ़ियों से होकर उसका पीछा करना चाहा, लेकिन योगेश बीच में आ गया और वो रोहन को फटकार लगाते हुए बोला, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या? फर्स्ट डे ही इतना हंगामा कर रहे हो। ये सुनकर रोहन ने अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखा और बोला, सॉरी, वो एक जान पहचान वाला बंदा दिख गया था। योगेश आगे कुछ कहता, तभी रोहन वहां घूम रहे वेटर के पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, अभी थोड़ी देर पहले वहां टेबल पर जो शख्स बैठा था, क्या आप उसे जानते हैं? इस पर वेटर बोला, मुझे उनका नाम तो नहीं पता,
लेकिन वो कभी कभी इस क्लब में आकर खाना खाते रहते हैं। ये सुनकर रोहन गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि अब उसे इस क्लब में जॉब करने की दो बड़ी वजह मिल गई हैं। पहला, उस किंजल कपूर से दोस्ती करके बिग बुल तक पहुंचना, और दूसरा, इस ब्लू स्टोन लॉकेट वाले शख्स को पकड़कर अपने मॉम डैड तक पहुंचना। रोहन की ये भागम भाग और हरकतें देखकर योगेश के सब्र का बांध टूट गया और वो रोहन के पास आकर बोला, रोहन, मुझे लगता है कि आज तुम्हारा इस क्लब में फर्स्ट और लास्ट डे दोनों ही होगा। यदि मिस्टर मेहरा को इस बारे में पता चल गया तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। इतना कहकर योगेश ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वो फिर से कहीं भाग न जाए, और फिर उसे सीधा क्लब के प्रेसिडेंट प्रकाश मेहरा के ऑफिस में ले गया। प्रकाश मेहरा पिछले कई सालों से अल्फा लाइफ नाइट क्लब के प्रेसिडेंट हैं। पूरे क्लब की जिम्मेदारी उन्होंने अपने मजबूत कंधों पर अच्छे से उठा रखी है। रोहन जैसे ही प्रकाश मेहरा के ऑफिस में घुसा, उसने देखा कि सामने चेयर पर सूट बूट पहने एक 40 साल का शख्स बैठा था। हालांकि वो दिखने में इतना फिट और हैंडसम था कि उसकी उम्र का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। रोहन, यही नाम है ना तुम्हारा? जिग्नेश सर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। बैठो। लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहे मिस्टर मेहरा ने बिना रोहन को देखकर कहा और चेयर पर बैठने का इशारा किया। फिर रोहन चेयर पर बैठ गया। कुछ देर लैपटॉप में अपना काम निपटाने के बाद मिस्टर मेहरा ने रोहन की तरफ देखा और बोले, हाँ तो रोहन बताओ, तुम हमारे क्लब में जॉब क्यों करना चाहते हो? इस पर रोहन बोला, मैं इस बिजनेस वर्ल्ड को समझना चाहता हूं, यहां के अनुभवों से सीखना चाहता हूं, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं। इस पर मिस्टर मेहरा ने कहा, गुड। हालांकि वो रोहन के नाइट क्लब में आने के असली मकसद से पूरी तरह से अनजान थे। कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर मेहरा बोले, देखो रोहन, तुम भले ही जिग्नेश सर के रेफरेंस से यहां आए हो, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें कोई टॉप पोजीशन वाली जॉब नहीं दे सकते। यह सुनकर रोहन बोला, इट्स ओके सर, वैसे भी आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। यहां से टॉप तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा देती है। रोहन की ये बातें सुनकर मिस्टर मेहरा इंप्रेस हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिग्नेश ने यूं ही इस शख्स की सिफारिश नहीं की, इसमें कुछ तो खास है। तभी उन्होंने रोहन से कहा, ओके, सो एट प्रेजेंट हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स में वेकेंट पोस्ट्स अवेलेबल हैं। पहला रिसेप्शन और सर्विस डिपार्टमेंट और दूसरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब तुम इन दोनों में से किस डिपार्टमेंट में जॉब करना पसंद करोगे? यह सुनकर रोहन कुछ देर सोचने लगा। यदि काबिलियत और स्किल्स की बात करें तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रोहन के लिए परफेक्ट है, लेकिन वो यहां सिक्योरिटी गार्ड बनने तो आया नहीं है, और इस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रहते हुए उसे क्लब में आने वाले लोगों से इंटरैक्ट करने का चांस कम मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यदि रोहन रिसेप्शन और सर्विस डिपार्टमेंट चुनता है तो उसे ना सिर्फ बार बार क्लब में आने वाले हाई क्लास लोगों के करीब जाने का मौका मिलेगा, बल्कि उनसे बातचीत के भी कई अवसर मिल सकते हैं, और इस तरह वो किंजल कपूर के और भी करीब पहुंच सकता है। मैं रिसेप्शन और सर्विस डिपार्टमेंट चूज करता हूं। रोहन ने सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जवाब दिया। गुड। योगेश, रोहन को तुम सारी जॉब डिटेल्स समझा दो। मिस्टर मेहरा ने कहा। जी सर, योगेश ने जवाब दिया। फिर उसने रोहन को रिसेप्शन डिपार्टमेंट में ले जाकर अदर एम्प्लॉयज से मिलवा दिया और सारी जॉब ब्रीफ कर दी। आज रोहन की जॉब का पहला दिन इसी भागदौड़ में खत्म हो गया था। ऐसे में रात को करीब 8 बजे वो अल्फा लाइफ नाइट क्लब से निकलकर आहूजा कॉरपोरेशन जा पहुंचा। यहां रिया अपना ऑफिस वर्क निपटाकर नीचे आई ही थी कि उसे अपने सामने रोहन खड़ा देख गया। रोहन, तुम आ गए? रिया खुश होकर बोली, और उसने जाकर रोहन को गले लगा लिया। फिर कहा, मुझे मिस किया? अब रोहन फिर से इस ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था। वो कुछ कहता तभी मयंक वहां आ गया। जब उसने देखा कि रिया रोहन को गले लगाकर बात कर रही है तो उससे रहा नहीं गया और वो बोला, क्या बात है रोहन, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसी बॉस मिली है, वरना आजकल कौन एक मामूली से बॉडीगार्ड को गले लगाता है। मयंक की ये बात सुनकर रोहन ने कुछ नहीं कहा और उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। हालांकि मयंक की ये कड़वी बातें सुनकर
रिया के सब्र का बांध टूट गया। मैं इसे गले लगाऊं या किस करूं? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? रिया मयंक पर बरसते हुए बोली। इस पर मयंक रिया के पास आया और कहा, अरे प्यारी बहना, इतना जल्दी भूल गई? मैं तुम्हारा भाई हूं, और भाई बहन पर नजर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? इस पर रिया बोली, तो जाओ अपनी सगी बहन मायरा पर नजर रखो। वो भी इन दिनों रोहन से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। दोनों ही भाई बहन एक जैसे हो, चिपकू। ये सुनकर मयंक को गुस्सा आ गया। देखो रिया, मायरा को बीच में मत लाओ, वरना। मयंक ने उंगली दिखाकर रिया को वार्निंग दी। तब रोहन बीच में आ गया। वरना क्या? इतना कहकर रोहन मयंक को घूरने लगा। इस बीच हितेश और चेतन भी बीच में आ गए। क्या चल रहा है यहाँ? चेतन ने एक दूसरे को घूर रहे रोहन और मयंक को देखकर पूछा। चेतन और हितेश को भी वहां देखकर मयंक ने बात को और ना बढ़ाना ही सही समझा। उसने रोहन को आखिरी बार घूरा और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद रोहन, रिया, चेतन और हितेश भी कार में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में रिया रोहन को बार बार ऐसे देख रही थी जैसे बरसों बाद उससे मिली हो, जबकि रोहन को उससे दूर हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे। तो कैसा रहा तुम्हारा जॉब का पहला दिन? रिया ने पूछा। ठीक था, रोहन ने कैजुअली कहा। वैसे वहां क्या काम कर रहे हो? रिया ने जानना चाहा। मैंने रिसेप्शन और सर्विस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, रोहन ने जवाब दिया। क्या सच में? रिया हैरान होकर बोली। मुझे तो लगा था कि वहां भी तुम सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे होगे। रिया ने कहा, लाइफ में कभी कभी कुछ अलग भी करना चाहिए, रोहन सीरियस होकर बोला। जिस पर रिया ने कहा, लाइफ में कभी कभी हंसना भी चाहिए। तुम हमेशा इतने सीरियस मूड में क्यों रहते हो? चलो अभी के अभी हंसकर बताओ मुझे। इस पर रोहन बोला, ऐसे कैसे हंस दूं? कोई वजह भी तो होनी चाहिए। ओह, तो तुम्हें हंसने की वजह चाहिए? रिया ने रोहन को शरारती आंखों से देखते हुए कहा। फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए बोली, ये लो वजह। और फिर रिया रोहन के पेट में गुदगुदी करने लगी। हालांकि रोहन के ऊपर इस गुदगुदी का भी कोई असर नहीं हुआ। हंसना तो दूर, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तक नहीं आई। क्या यार रोहन, तुम तो गुदगुदी करने के बाद भी नहीं हंसते। रिया ने हार मानते हुए कहा और उसने रोहन को गुदगुदी करना बंद कर दिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद रिया बोली, वैसे मैं एक जगह जानती हूं जहां जाकर रोहन को हंसी जरूर आएगी। ये सुनकर रोहन भी एक पल के लिए हैरान रह गया और उस जगह का नाम सुनने के लिए रिया की ओर देखने लगा। तभी रिया एक्साइटमेंट के साथ बोली, मूवी थिएटर। वहां एक कॉमेडी फिल्म लगी है। मैंने सुना है कि उसमें मस्त कॉमेडी है। हम सब वहीं चलते हैं। यह सुनकर रोहन बोला, नहीं, हमें सीधे घर चलना चाहिए। इस पर रिया बोली, यार रोहन, क्या रोज रोज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस? कभी कभी लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए। वैसे भी मैं न जाने कितने महीनों से थिएटर नहीं गई। चलते हैं ना प्लीज। इतना कहकर रिया क्यूट शक्ल बनाकर रोहन की ओर देखने लगी। तभी गाड़ी चला रहा हितेश बोला, वैसे मेरा भी मन कर रहा है कोई मूवी देखने का। ये सुनकर रोहन ने चेतन की ओर देखा। जहां चलना है चलो, बस मेरे खाने का इंतजाम कर देना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, चेतन बोला। इस पर रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलो मूवी थिएटर। यह सुनते ही रिया खुश हो गई और वो रोहन को गले लगाकर बोली, थैंक यू रोहन। देखा, तुम इतने भी खड़ूस नहीं हो जितना सब समझते हैं। अब बस कॉमेडी फिल्म देखकर तुम्हें हंसी आ जाए। फिर कुछ ही देर में रिया रोहन, चेतन और हितेश को लेकर एक बड़े से मूवी थिएटर पहुंच गई। यहां सभी ने मूवी की टिकट खरीदी और हॉल में जाकर बैठ गए। जल्द ही कॉमेडी फिल्म शुरू हो गई। कुछ ही देर में वहां बैठी ऑडियंस का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। रोहन के पास बैठी रिया भी ठहाके मार मार कर हंस रही थी। हालांकि रोहन ही पूरे थिएटर में अकेला था जो हंस नहीं रहा था। क्या यार रोहन, इतनी मस्त कॉमेडी फिल्म दिखाने लाई हूं, अब तो हंस दो। पास बैठी रिया ने कहा, जिस पर रोहन ने एक फेक स्माइल कर दी।
तभी चेतन बोला, हंस हंस के मुझे तो और भी भूख लगने लगी है। मैं अभी देख कर आता हूं कि यहाँ खाने के लिए क्या क्या है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, मुझे भी कुछ पीने का मन कर रहा है, हितेश बीच में बोला। फिर चेतन और हितेश खाना लेने मूवी हॉल से बाहर चले गए। उनके जाते ही रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और उससे चिपक कर मूवी एंजॉय करने लगी। इससे रोहन थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। तभी उस कॉमेडी फिल्म में एक एक्शन सीन आया। उसे देखकर रोहन का थोड़ा इंटरेस्ट आया। उस एक्शन सीन में धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, जिसे रोहन बड़े ध्यान से देख रहा था। ये देखकर रिया बोली, क्या यार रोहन, तुमको तो बस इस एक्शन में ही इंटरेस्ट आता है, लेकिन हम मूवी थिएटर आए हैं, वो भी कॉमेडी फिल्म देखने। यहां तुम्हें एक्शन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रिया ने इतना कहा ही था कि अचानक स्क्रीन पर चल रही गोलीबारी के बीच मूवी थिएटर में भी असली की गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ बुलेट्स तो रिया के कान के बेहद पास से होकर गुजरी। रिया, नीचे झुको, रोहन चिल्लाया और फिर तुरंत उसने अपनी गन निकाली और वो रिया पर फायरिंग कर रहे एक शख्स पर गोलियां बरसाने लगा। उधर इन गोलियों की आवाज से मूवी थिएटर में भगदड़ मच गई। इसी बीच हितेश और चेतन हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर घुस ही रहे थे कि इस भगदड़ में उन्हें किसी ने धक्का देकर सारा खाना नीचे गिरा दिया। धत तेरी की, पहले ही मल्टीप्लेक्स में इतना महंगा खाना मिलता है और अब ये भी वेस्ट हो गया, चेतन चिढ़कर बोला। तभी चेतन और हितेश की नजर हमलावर शख्स पर फायरिंग कर रहे रोहन पर पड़ी। फिर वो दोनों भी उस हमलावर शख्स पर गोलियां बरसाने लगे। एक साथ 3 लोगों का हमला झेल रहे उस हमलावर ने यहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो किसी तरह से रोहन, चेतन और हितेश की गोलियों से बचता हुआ फायर एग्जिट से होता हुआ बाहर जाने लगा। ऐसे में चेतन उस शख्स की ओर दौड़ा और उसका पीछा करते हुए वो भी मूवी हॉल से बाहर चला गया। इधर रोहन ने सीट के नीचे डर कर छिपी रिया को बाहर निकाला और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इस पर रिया बोली, हाँ, लेकिन मेरी अच्छी खासी कॉमेडी फिल्म को उस हमलावर ने एक्शन फिल्म बना दिया। इसके बाद रोहन, रिया और हितेश भी मूवी हॉल से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद चेतन भी वहां हांफता हुआ वापस आया। कुछ पता चला कौन था वो हमलावर? रोहन ने पूछा। इस पर चेतन ने कहा, नहीं, मैं उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी वहां एक काले रंग की कार आई और उसे उसमें बिठाकर ले गई। कुछ देर रुककर चेतन ने कहा, वैसे एक बात और है जो मैं बताना चाहता हूं। कैसी बात? रोहन ने पूछा। इस पर चेतन ने गहरी सांस ली और मूवी थिएटर में रिया पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद शक की सुई घूमकर मयंक पर आ गई थी। जब रोहन और रिया बंगले पर वापस लौटे तो उन्होंने सबसे पहले मयंक को ढूंढा, लेकिन मयंक वहां नहीं था। रोहन, क्या सच में मयंक मेरी जान ले लेगा? रिया टेंशन में बोली। इस पर रोहन बोला, मयंक के दिमाग में क्या चल रहा है ये कहना मुश्किल है। ये तो साफ है कि उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस में दिलचस्पी है, लेकिन वो इसे हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है इसका पता लगाना पड़ेगा। इस पर रिया थोड़ी और टेंशन में आकर बोली, लेकिन मैं तो उसके साथ घर और ऑफिस दोनों जगह रहती हूं और तुम भी अब नई जॉब में बिजी हो गए हो। हाँ, चेतन और हितेश मदद को हैं, लेकिन फिर भी कहीं मुझे कुछ हो गया तो? इस पर रोहन बोला, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं इस बारे में कुछ करता हूं। और हाँ, तुम कल से रोज सुबह जल्दी उठ जाना, 1 घंटा फ्री टाइम मेरे लिए निकालना। क्यों? हम सुबह सुबह ऐसा क्या करेंगे? रिया ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वो तुम्हें कल सुबह ही पता चल जाएगा। इतना कहकर रोहन रिया को गुड नाइट बोलकर चला गया। उधर रिया को रात भर ये सोच सोचकर ठीक से नींद नहीं आई कि आखिर रोहन सुबह उसके साथ क्या करने वाला है। अगली सुबह रिया रोज के उठने के टाइम से 1 घंटा पहले उठ गई। जब उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसे रोहन का मैसेज मिला। उसमें बंगले के गार्डन में मिलने की बात लिखी थी। जब रिया गार्डन एरिया में आई तो रोहन वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रिया खुश होकर रोहन के पास गई और प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग रोहन। लेकिन तभी रोहन ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और उसे फुर्ती से उठाकर रिया के चेहरे पर पंच मारना चाहा, लेकिन फिर रिया के फेस से कुछ मिलीमीटर दूर ही अपना पंच रोक लिया।
रोहन की यह हरकत देखकर रिया डर गई। रोहन, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? रिया डर और कंफ्यूजन के साथ बोली, जब मैंने तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो तुम अपनी जगह से मूव क्यों नहीं हुई? रोहन ने पूछा। क्योंकि मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम मुझे नहीं मारोगे, रिया ने जवाब दिया। इस पर रोहन बोला, लेकिन दुश्मन वो तुम पर रहम नहीं दिखाएगा। मेरी तरह वो भी अचानक से तुम पर कहीं से भी हमला कर देगा, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। उसके हर वार से बचना सीखना होगा। रोहन की ये बात सुनकर रिया और भी कंफ्यूज हो गई। लेकिन मुझे दुश्मन से बचाने के लिए तुम हो ना मेरे पास, रिया रोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोली। इस पर रोहन बोला, हां, अभी मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन हर बार रहूं ये जरूरी नहीं। इसलिए आज से मैं तुम्हें कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाऊंगा, ताकि वक्त पड़ने पर तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। रोहन की ये बात सुनते ही रिया का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। हो, अब मैं समझी। तुम रोज सुबह मुझे फाइट करने की ट्रेनिंग दोगे? रिया खुश होकर बोली, जिस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिलाई और फिर से रिया को एक पंच मारना चाहा। इस बार रिया अपनी जगह से फौरन हट गई। गुड, रोहन बोला। इसके बाद रोहन रिया पर स्लो और कंट्रोल्ड वे में अटैक करने लगा, जिससे रिया फाइटिंग करना भी सीख जाए और उसे चोट भी ना पहुंचे। हमेशा अपनी नजर दुश्मन पर रखो, उसकी फाइटिंग स्किल्स, ताकत और मूवमेंट के पैटर्न को ऑब्जर्व करो। हमले से ज्यादा सेल्फ डिफेंस पर फोकस करो। फिर जब तुम दुश्मन की फाइटिंग स्टाइल में कोई लूप होल ढूंढ लो तो बिना टाइम वेस्ट किए हमला कर दो। तुम्हारे सभी मूव्स अनएक्सपेक्टेड होने चाहिए। हमेशा कुछ ऐसा सोचो जिसका दुश्मन अंदाजा भी ना लगा सके। यदि तुमने ये सारी चीजें ध्यान रखी तो तुम्हारी जीत के चांस हमेशा हाई रहेंगे। रोहन रिया से फाइट करते करते उसे ये सारा ज्ञान दे रहा था, जिसे रिया भी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। फिलहाल वो रोहन के 10 में से 1 बार को ही रोक पा रही थी, वो भी तब जब रोहन अपनी ताकत का 20% भी यूज नहीं कर रहा था। हालांकि एज अ स्टार्टर ये रिया के लिए अच्छी शुरुआत थी। रोहन और रिया आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी वहां मायरा बीच में आ गई। उन दोनों को आपस में लड़ता देखकर मायरा का 100 ग्राम खून बढ़ गया। वो इस बात से अनजान थी कि रोहन रिया को ट्रेनिंग दे रहा था। मायरा से रहा नहीं गया और वो फाइट कर रहे रिया और रोहन के बीच में आकर बोली, मैं तो पहले ही जानती थी ये रिया ठीक लड़की नहीं है, और आज देखो मेरी बात सच निकली। जो रोहन उसे हर पल प्रोटेक्ट करता है, आज उसी से लड़ रही है। ये सुनकर रिया ने फाइट बीच में स्टॉप कर दी और मायरा को घूरते हुए बोली, अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चलाओ, सिर दर्द होने लगेगा। रोहन और मैं फाइट नहीं कर रहे हैं, रोहन मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, अपने फाइटिंग मूव्स सिखा रहा है। यह सुनकर मायरा के चेहरे की खुशी जलन में बदल गई। वो रोहन के पास गई और उसके मजबूत कंधों को छूते हुए बोली, रोहन डियर, क्या तुम मुझे भी पर्सनल ट्रेनिंग दोगे? मायरा को रोहन के इतना करीब देखकर रिया को जलन होने लगी। उसने मायरा को रोहन से दूर किया और बोली, तुम्हें ट्रेनिंग क्यों चाहिए? तुम्हारी जान के पीछे थोड़ी कोई पड़ा है। इस पर मायरा बोली, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कई मर्द फिसल जाते हैं। अब कल को कोई मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता है तो मुझे सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए ना। फिर मायरा ने रोहन की ओर देखा और कहा, अनलेस रोहन तुम्हें छोड़कर मेरा बॉडीगार्ड बन जाए, फिर मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि रोहन मुझे बचा लेगा। रोहन सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड है, तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लो, रिया ने चिढ़कर कहा। और फिर वो रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गई। कुछ देर बाद रोहन और रिया रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने लगे। हितेश और चेतन भी उनके साथ थे। वो लोग निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें मयंक बंगले के अंदर आता दिखा। वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था। उसने रोहन और रिया को बस एक नजर देखा और फिर बिना कुछ बोले सीधा अंदर चला गया। रोहन को यह बात अजीब लगी, क्योंकि मयंक आमतौर पर रोहन और रिया को देखकर कोई ना कोई कमेंट जरूर पास करता है, और ऊपर से वो रात भर बंगले पर भी नहीं था। ऐसे में रोहन जब गाड़ी में बैठा तो उसने चेतन से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आज तुम सारा दिन मयंक को फॉलो करना, कुछ भी काम की चीज मिले तो मुझे बताना। इस पर चेतन ने
हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला दी और थोड़ी दूर जाकर वो कार से उतर गया और दूसरी कार में बैठ गया, ताकि जब मयंक बंगले से बाहर निकले तो वो उसे फॉलो कर सके। अब रोहन ने रिया और हितेश को आहूजा कॉर्पोरेशन ड्रॉप कर दिया और खुद अपनी न्यू जॉब के लिए अल्फा लाइफ नाइट क्लब पहुंच गया। रोहन की जॉब का पहला दिन कुछ खास नहीं गया था। उसका सबके सामने इंप्रेशन खराब हो गया था, इसलिए उसने आज के दिन को बेहतर बनाने का फैसला किया। सभी के साथ अच्छे से बात की, क्लब के सभी रूल्स फॉलो किए, अपनी जॉब के सभी काम ईमानदारी से किए। रोहन की जॉब का आधा दिन बीत चुका था। दोपहर के करीब 3 बजे थे। सब कुछ बड़ी शांति से चल रहा था कि तभी योगेश ने अपने स्टाफ के एक मेंबर से कहा, 9th फ्लोर पर 4 बजे किंजल मैम की किटी पार्टी है। एक बार वहां का सारा अरेंजमेंट अच्छे से चेक कर लेना और खाने का बंदोबस्त टाइम पर कर देना। किंजल का नाम सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए। अब उसे हर हाल में 9th फ्लोर पर जाकर किंजल से मिलना था। आखिर वो यहां आया भी तो इसी मकसद से था। योगेश सर, क्या मैं भी 9th फ्लोर पर जाकर सारा बंदोबस्त अरेंज करने में हेल्प करूं? रोहन बोला। इस पर योगेश ने कहा, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम जब तुम किंजल मैम से मिले थे तो उन्हें बहुत नाराज कर दिया था। मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। इस पर रोहन बोला, प्लीज योगेश सर, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर उनका क्लब के एम्प्लॉय को लेकर गलत इंप्रेशन बना रहा तो वो ये बात दूसरों के साथ भी शेयर करेंगी और फिर इस क्लब की रेपुटेशन खराब होगी। ये सुनकर योगेश सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, लेकिन इस मौके को हाथ से जाने मत देना। किंजल मैम को खुश करना, नाराज नहीं, वरना ये तुम्हारा इस क्लब में आखिरी दिन होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू, रोहन ने जवाब दिया। फिर रोहन ने 9th फ्लोर पर जाकर किंजल कपूर की किटी पार्टी का सारा अरेंजमेंट संभाल लिया। करीब शाम के 5 बजे किंजल अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ 9th फ्लोर पर बने उस एक्सक्लूसिव हॉल में आ गई जहां उसकी किटी पार्टी होनी थी। हॉल में कदम रखते ही यहां की नई सजावट, लाइटिंग, फूड आइटम्स और सीटिंग अरेंजमेंट देखकर किंजल इंप्रेस हो गई। क्या बात है, आज तो तुमने इस हॉल की काया ही पलट दी। आई एम इम्प्रेस्ड, नाइस वर्क, किंजल ने पास खड़े मैनेजर योगेश से कहा। तभी योगेश बोला, किंजल मैम, एक्चुअली ये सारा बंदोबस्त मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? किंजल ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। तभी वहां रोहन का आना हुआ और योगेश ने रोहन की ओर इशारा करके कहा, इन्होंने किया है सारा अरेंजमेंट। जब किंजल ने रोहन को देखा तो वो हैरान हो गई। इसने, दैट पार्किंग गाय जिसने मेरी लग्जरी कार की हेडलाइट तोड़ दी थी। किंजल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शानदार इंतजाम से वो इंप्रेस हुई थी उसके पीछे रोहन का हाथ होगा, जिस पर वो कल खूब भड़की थी। तभी किंजल ने रोहन को इशारे से पास बुलाया और पूछा, ये सारा अरेंजमेंट तुमने अकेले ने किया या इसमें किसी की हेल्प ली? जी, आइडिया मेरा था, लेकिन चीजों को व्यवस्थित जमाने में ऑफ कोर्स स्टाफ ने भी मदद की, रोहन ने बड़ी ही सादगी से कहा। इस पर किंजल ने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, एक मामूली से एम्प्लॉय होने के बावजूद टेस्ट काफी हाई क्लास है तुम्हारा। इस पर रोहन कुछ नहीं बोला और वो बस एक फेक स्माइल देकर खड़ा रहा। उधर किंजल इस बात से अनजान थी कि रोहन एक मिलेनियर है और बड़े बड़े लोगों की ऐसी कई लग्जरी पार्टियां अटेंड करता रहता है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? किंजल ने रोहन में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जी, रोहन सिंह। इस पर किंजल रोहन को ऑब्जर्व करने लगी। तभी किंजल का भतीजा ध्रुव हॉल में घुस आया। उसने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। किंजल मौसी, आपकी ये किटी पार्टी कब तक चलेगी? क्या हम घर नहीं चल सकते? मुझे कुछ जरूरी काम है, ध्रुव ने कहा। तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ी और उसने रोहन को देखकर एक बड़ी सी स्माइल पास की। दूसरी ओर रोहन ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। ध्रुव, अभी तो हमारी किटी पार्टी शुरू भी नहीं हुई, टाइम लगेगा। तब तक तुम गेमिंग जोन जाकर एंजॉय क्यों नहीं करते? किंजल ने कहा और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगी। तभी ध्रुव किंजल के पास आया और उसे डिस्टर्ब करते हुए बोला, लेकिन मौसी, मुझे घर जाना है। आप स्कूल से सीधा मुझे यहीं ले आई।
मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। अब किंजल को ध्रुव का जिद्दीपन देखकर गुस्सा आने लगा। तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ी और वो बोली, क्या नाम बताया तुमने अपना? रोहन, राइट? इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रोहन, एक काम करो, तुम ध्रुव को घर छोड़ दो। ये लो मेरी कार की चाबी, लेकिन ध्यान रहे इस बार कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इतना कहकर किंजल ने कार की चाबी रोहन को दे दी। अब रोहन एक बार फिर इस अजीब से बच्चे के साथ फंस गया था। उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। हालांकि वो किंजल को मना करके उसे फिर से नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने चाबी ली और ध्रुव को लेकर बेमन से चला गया। ध्रुव जैसे ही रोहन के साथ कार में बैठा, उसने रोहन की पीठ पर जोर से थपथपाया और बोला, और कैसे हो पार्टनर? बच्चे की ये हरकत रोहन को बड़ी अजीब लगी। पार्टनर? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ पार्टनर, आखिर तुम स्कूल के उन 3 शैतान बच्चों को सबक सिखाने में मेरी मदद जो करने वाले हो। ध्रुव ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। इस पर रोहन बोला, नहीं, मैं उन बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता, और वैसे भी ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम ही सुलझाओ इसे। ये सुनते ही ध्रुव का दिमाग खराब हो गया और वो रोहन को घूर कर देखने लगा और फिर बोला, मुझे घर नहीं जाना, तुम गाड़ी कलर्स कैफे की ओर मोड़ लो। लेकिन तुम्हारी मौसी ने तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा है, रोहन ने मना करते हुए कहा। इस पर ध्रुव और चिढ़ गया। यदि तुमने गाड़ी कलर्स कैफे की ओर नहीं मोड़ी तो मैं अपनी मौसी से कहूंगा कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे गाली भी दी। रोहन ने ध्रुव को धमकाया। अब रोहन फिर से कंफ्यूज हो गया। किंजल के सामने आज उसने बड़ी मुश्किल से अच्छा इंप्रेशन जमाया था, और यदि इस बच्चे ने उसके बारे में उल्टा सीधा झूठ बोल दिया तो किंजल बहुत नाराज हो जाएगी। इससे उसकी जॉब भी जा सकती है और फिर उसका मकसद अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। ऐसे में रोहन ने गाड़ी मजबूरी में कलर्स कैफे की ओर मोड़ ली। इससे ध्रुव खुश हो गया और इस खुशी में उसने जेब से एक सिगरेट निकाल ली और उसे सुलगाकर पीने ही वाला था कि तभी रोहन ने उसके हाथ से सिगरेट छीन ली। तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो, रोहन ने कहा। चुप रहो और मेरी सिगरेट वापस दो, ध्रुव गुस्से से बोला और वो रोहन के हाथ से सिगरेट छीनने लगा। वहीं रोहन उससे सिगरेट को दूर करने लगा। तभी इस छीना झपटी के बीच अचानक से एक कार आई और रोहन की कार को टक्कर मार दी। इससे ध्रुव का सर